एपिसोड 87। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सोमालिया के पायरेट रोहन ने गुरु माँ से बात करने के बाद थोड़ी राहत महसूस की। उसने सोचा कि अब गुरु माँ के आदमियों की मदद से वे रुद्र को ढूंढने में सफल हो जाएंगे। उसने खुद को मजबूत किया और अपने आदमियों को फिर से निर्देश दिए कि वे खोजबीन जारी रखें। गुरु माँ के अनुयायी हर दिशा में फैल गए। वे हर उस जगह गए जहां रुद्र के होने की संभावना थी, हर व्यक्ति से पूछताछ की जो उसकी मदद कर सकता था। वे नदियों, जंगलों और पहाड़ों में खोजबीन करने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सुराग छूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ एक खूंखार से आइलैंड पर एक लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। अब आगे, एक लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें धीमी चल रही थीं। चारों तरफ एक अजीब का सन्नाटा था। थोड़ी दूर से पानी की तेज धारा बहने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उस लड़के की आंखें खुलीं। ये रुद्र था। जैसे ही उसने हड़बड़ी में उठने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और मांसपेशियां जैसे जल रही थीं। रुद्र ने दर्द में कराहते हुए खुद से कहा, ओह, ये क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा टूट गया है। तभी रुद्र के सिस्टम का स्क्रीन उसके सामने खुल गया। अन्वी की आवाज सुनाई दी, पापा, आप उठ गए। रुद्र ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, अन्वी, मैं कहाँ हूँ? और मैं जिंदा कैसे बचा? जहां तक मुझे आखिरी चीज याद है, मैं उस खतरनाक झरने से नीचे कूद गया था। अन्वी ने शांत और स्पष्ट स्वर में बताया, पापा, आप उसी शिकारी टापू पर मौजूद एक गुफा के अंदर है। और आप जिस झरने की बात कर रहे हैं वो आपके दाएं ओर है। और इस वक्त हम उसी झरने के बीच में मौजूद एक गुफा में है। अन्वी की बात सुन रुद्र जैसे ही अपने दाएं ओर देखता है तो उसे बहुत ही खतरनाक रफ्तार से बह रहा खत्म दिखाई देता है। तभी अन्वी आगे कहती है, शुक्र मनाए कि इस गुफा के अंदर कई दुर्लभ और शरीर के लिए अच्छी जड़ी बूटियां हैं। और इन्हीं सब के हवा में मिले गुणवत्ता के कारण शरीर में पूरी तरह से खून की कमी के बावजूद भी आप जिंदा बच पाए हैं। अन्वी की बातें सुनने के बाद रुद्र अपने आसपास देखने लगता है तो उसे बहुत सारे पद पौधे को कि उसने आज तक नहीं देखे वो सब कुछ देख रहा था। सब कुछ की देखने के बाद रुद्र एक गहरी सांस लेता है और फिर आगे कहता है, ये ब्लड मैनिपुलेशन स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हे ऊपर वाले, ऐसी कृपा बनाना कि मुझे कभी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। इतना सब कहने के बाद रुद्र अन्वी की ओर देख उससे पूछता है, अच्छा अन्वी, मैं कुल कितने देर से बेहोश था? देर नहीं पापा, ये पूछिए कि आप कितने दिनों से बेहोश थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? जी पापा, आप पिछले कुल 13 दिनों से बेहोश थे। रुद्र अपने विचारों में खो गया। अगर मैं 13 दिनों से बेहोश था तब पता नहीं वहां मुंबई शहर में क्या ही रहा होगा। पता नहीं कौन कौन मुझे ढूंढ रहा होगा। उसने रोहन के बारे में सोचना शुरू किया। और मुझे सबसे ज्यादा डर तो रोहन का है। अगर उसे ये पता चला कि मैं 13 दिनों से गायब हूं तो वह जरूर पूरे महाराष्ट्र को सिर पर उठा लेगा। रुद्र ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहन तो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगर उसे मेरे गायब होने की खबर मिली होगी तो वह पागल हो गया होगा। हर संभव प्रयास कर रहा होगा मुझे ढूंढने का। अन्वी की आवाज ने उसे ध्यान में वापस लाया, पापा, आपको जल्द से जल्द अपनी स्थिति सुधारनी होगी और मुंबई वापस जाना होगा। आपकी गैर मौजूदगी ने वहां कई लोगों को चिंतित कर दिया होगा। रुद्र ने खुद से कहा, हाँ, मुझे जल्दी से ठीक होना होगा। अब और समय नहीं गंवाना चाहिए। वहीं मुंबई में रोहन अपने ऑफिस में इधर उधर टहलते हुए रुद्र के लापता होने के बारे में चिंतित था। उनकी आमतौर पर शांत स्वभाव चिंता और हताशा के तूफान में बदल गई थी। तभी एक आदमी ऑफिस के अंदर आया।
उसके आते ही रोहन ने उसे तीखी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुम्हें रुद्र के बारे में कुछ पता चला? वह आदमी रोहन की तीव्र नज़र से बचते हुए सिर झुकाकर चुप रहा। रोहन की आंखों में गुस्सा और चिंता की मिश्रित चमक थी। वह चिल्लाया, बोलो, क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली या नहीं? वह आदमी अपनी आवाज को मुश्किल से ऊंचा करते हुए बोला, कुछ दिनों पहले सोमालिया के समुद्री डाकू गिरोह अरब सागर में सक्रिय थे। उनकी गतिविधियों का समय रुद्र की अंतिम ज्ञात स्थिति से मेल खाता है और उन्होंने एक जहाज को भी पकड़ा है। पर हम इस बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि उन्होंने आपके दोस्त रुद्र की याच को ही पकड़ा है। इस खबर को सुन रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। और तुम मुझे ये बता रहे हो, अगर रुद्र का वहां होने का 1% भी संभावना है तो मैं वहां जाऊंगा? रोहन गरजते हुए बोला। वह आदमी अभी भी नीचे देखते हुए बड़बड़ाया, मुझे भी अभी अभी पता चला, सर। अपने आदमी की बात सुन बिना एक सेकंड बर्बाद किए रोहन ने अपना फोन उठाया और गुरु मां के सहायक आशीष का नंबर डायल किया। रोहन की आवाज तीखी और तात्कालिक थी। आशीष, तुरंत एक क्रूज शिप और किलर स्क्वाड तैयार करो, हमें सोमालिया के जल क्षेत्र में जाना है। आशीष रोहन की आवाज से चौंकते हुए पूछता है, क्या हुआ रोहन? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रोहन ने गहरी सांस ली, अपने भावनाओं को काबू करने की कोशिश करते हुए। हमें रुद्र का पता चला है। ऐसा हो सकता है कि सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने उसे पकड़ लिया हो। हमें तेजी से काम करना होगा। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्योंकि सोमालिया जैसे देश में हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आशीष फर्क के साथ कहता है। जिस पर रोहन कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि रुद्र सुरक्षित है। आशीष की आवाज गंभीर हो गई। समझ गया, मैं तुरंत सब कुछ तैयार कर दूंगा। क्रूज शिप और स्क्वाड कुछ ही घंटों में तैयार होंगे। रोहन ने फोन को कसकर पकड़ा। जल्दी करो आशीष, हमारे पास समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द रुद्र को बचाना होगा। आशीष ने आश्वस्त किया, चिंता मत करो रोहन, मैं सब कुछ देख लूंगा। रोहन ने कॉल समाप्त की, मुट्ठी को भींचते हुए। उनका दिल डर और निश्चय के मिश्रण से धड़क रहा था। रुद्र, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रोहन मन ही मन दृढ़ संकल्प के साथ कहा। वही दूसरी और रुद्र अच्छे से गुफा के दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश करता है। पहल तो उसे बहुत तकलीफ होती है, मगर बाद में रुद्र बिना किसी मुसीबत के खड़ा हो जाता है। गुफा का रहस्य। रुद्र गुफा की दीवार के सहारे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसे बहुत तकलीफ हुई, मगर थोड़ी देर बाद वह बिना किसी मुसीबत के खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। रुद्र ने अपने दाएं ओर मौजूद झरने की ओर कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने झरने को देखा, उसे साक्षात यमराज अपने सामने खड़े दिखाई दिए। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। ये क्या है? मैं यहाँ कैसे आ गया? रुद्र ने अन्वी से पूछा, अन्वी, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, है। आप यहाँ से सीधा अंदर तक जाते जाइए। इस तरह आप इस टापू के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएंगे। डरते हुए रुद्र ने पीछे मुड़कर गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुफा के अंदर जाते हुए उसने देखा कि बहुत सारे चमगादड़ और अजीब अजीब पौधे वहां मौजूद थे। उनकी आकृतियां और हरकतें बहुत ही विचित्र और डरावनी थीं। अन्वी ने जवाब दिया, पापा, ये गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी है। यहाँ के पौधे और जीव अद्वितीय हैं। ये जगह खतरों से भरी हुई है। आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया और आगे क्या करना है। अन्वी ने उसे शांत करने की कोशिश की, पापा, मैं आपके साथ हूँ। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मैं आपकी हर कदम पर मदद करूंगी। रुद्र ने अन्वी की बातों से हिम्मत पाते हुए कहा, ठीक है अन्वी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। रुद्र ने गुफा के अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी आंखें चमगादड़ों और अजीब पौधों पर टिकी थीं। वह हर कदम पर अन्वी से मदद लेता रहा। अन्वी, ये पौधे किस तरह के हैं? अन्वी ने जवाब दिया, पापा, ये पौधे बहुत विषैले हो सकते हैं। आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए। बस ध्यान से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है अन्वी,
इसके बाद रुद्र आराम आराम से आगे बढ़ते रहा। रुद्र ने अन्वी की मदद से गुफा के अंदर गहराई में कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वह गुफा के भीतर जाता गया, खतरे और भी बढ़ते जा रहे थे। रुद्र धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता जा रहा था। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह और अजीब था। उसकी हर एक सांस भारी होती जा रही थी। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जो रुद्र के हृदय की धड़कनों को तेज कर रही थीं। रुद्र ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सिर्फ एक और चुनौती है और मैं इसे जरूर पार कर लूंगा। जैसे ही रुद्र ने एक मोड़ पार किया, उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी का जाल आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और जाल को काटते हुए आगे बढ़ा, मगर मकड़ी का जहर उसकी तलवार पर लग गया, जिससे उसकी तलवार धीरे धीरे जंग खा रही थी। रुद्र ने अन्वी से पूछा, अन्वी, अब क्या करें? यह मकड़ी का जाल और ये जहर मेरी तलवार को कमजोर कर रहा है। अन्वी ने जवाब दिया, पापा, ये मकड़ी के जाल बहुत खतरनाक हैं। आपको इन्हें छूने से बचना चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद रुद्र सामने पड़ी कुछ लकड़ी के टुकड़ों को उठाता है और फिर उनसे उन जाली को रास्ते से हटाता है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि लड़की तलवार की तरह नहीं गली। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रुद्र ने देखा कि गुफा की दीवारों पर चमकती हुई लताएं लटक रही थीं। उन लताओं पर चलते हुए छोटे छोटे कीड़े थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, अन्वी, ये लताएं और ये कीड़े क्या हैं? ये चमक क्यों रहे हैं? अन्वी रुद्र के सामने आकर हवा में उड़ते हुए जवाब दिया, पापा, ये लताएं विषैली होती हैं और ये कीड़े इन लताओं का रस पीकर चमकते हैं। आपको इनसे दूर रहना चाहिए। रुद्र ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, मगर गुफा की गहराइयों में खतरे और भी बढ़ते जा रहे थे। उसकी हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद रुद्र को एक साफ पानी का झरना और रोशनी दिखाई देने लगती है। इस नज़ारे को देख रुद्र खुश होकर उस ओर भागने के लिए खुद को तैयार करता ही है कि तभी अन्वी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं पापा, आगे खतरा है। अन्वी की आवाज़ सुन रुद्र तुरंत रुककर अन्वी, जो कि हवा में मुड़ती हुई सामने की ओर देख रही थी, उसे देखने लगती है। तुम्हारा कहाँ का क्या मतलब है, अन्वी? सामने से तो एक रोशनी आ ही रही है, अब भला इसमें क्या खतरा? पापा, आप अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़ों को सामने की ओर फेंकिए, अन्वी कहती है। मगर रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अन्वी के चेहरे पर मौजूद सीरियसनेस को देखने के बाद रुद्र उस लड़की के टुकड़े को आग की ओर फेंक देता है। जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा आधे रास्ते पर पहुंचता है, अचानक से सैकड़ों कीड़े आसपास से निकलकर उस लकड़ी के टुकड़ों की हवा में ही खत्म कर देते हैं। इस भयावह दृश्य को देखते ही रुद्र की तो जैसे रूह कांप जाती है। तभी अन्वी कहती है, दाएं और एक रास्ता है, आप उस ओर चलिए। पर रुद्र को अपने दाएं ओर तो सिर्फ एक दीवार ही दिख रही थी। अन्वी, इस ओर तो सिर्फ दीवार है। नीचे बगल में रखे पत्थर को 90 डिग्री तक बाएं की ओर घुमाए। रुद्र पहल तो कंफ्यूज होता है, मगर फिर रुद्र अन्वी की बात मान जाता है और उस पत्थर को घुमाने लगता है। पर रुद्र को उसे घुमाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर थोड़ी मशक्कत के बाद रुद्र उसे घुमा ही लेता है। उसके बाद जैसे ही वो पूरा घूमता है, अचानक से उसके सामने एक दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे को देख रुद्र खुद से कहता है, इसकी जात का, इस गुफा में भी एक सीक्रेट दरवाजा है। पर उसके बाद रुद्र जैसे ही वह गुफा के और अंदर गया, उसे एक विशाल सांप दिखाई दिया जो गुफा की दीवारों पर लिपटा हुआ था। सांप की आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी फुफकार गूंज रही थी। उस सांप की देख रुद्र धीरे से बुदबुदाता है, आसमान से टपके, खजूर पर अटके। पीछे कीड़ों की फोन तो सामने भोलेनाथ का आभूषण। इंसान जाए तो जाए कहाँ? तभी अचानक से रुद्र के सामने मौजूद काला विशाल सांप अपनी आंखें खोलता है। क्या रुद्र इस टापू से जिंदा बचकर निकल पाएगा? क्या रोहन रुद्र के लिए सोमालिया देश चला जाएगा? एपिसोड 88, गुफा के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा। रुद्र ने जब उस दरवाजे को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया, इसकी जात का, इस गुफा में भी एक सीक्रेट दरवाजा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही रुद्र गुफा के और अंदर गया, उसे एक विशाल सांप दिखाई दिया जो गुफा की दीवारों पर लिपटा हुआ था। सांप की आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी फुफकार गूंज रही थी। रुद्र ने धीरे से बुदबुदाया, आसमान से टपके, खजूर पर अटके। पीछे कीड़ों की फौज तो सामने भोलेनाथ का आभूषण। इंसान जाए तो जाए कहाँ? अब आगे।
तभी अचानक से काले विशाल सांप ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखकर जोर से फुफकारा। सांप ने अपनी पूंछ से रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने खुद को बचाने के लिए तलवार उठाई और सांप से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और वह सही से नहीं लड़ पा रहा था। रुद्र ने खुद से कहा, मेरे शरीर ने अब मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं इस सांप से कैसे लड़ूंगा। सांप ने रुद्र पर अपनी पूंछ से फिर हमला किया, जिससे रुद्र दीवार से टकरा गया और दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में अन्वी की आवाज गूंज रही थी, पापा हिम्मत मत हारिए। रुद्र ने अन्वी की आवाज सुनकर फिर से हिम्मत जुटाई, लेकिन सांप की ताकत बहुत अधिक थी। आखिरकार सांप ने अपनी पूंछ से रुद्र को जकड़ लिया और उसे जिंदा निगलने के लिए तैयार हो गया। सांप की लाल आंखों में देखता हुआ रुद्र खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह सोच रहा था, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं इस गुफा में ही मर जाऊंगा? सांप की फुफकार और उसकी पूंछ की जकड़न से रुद्र का दम घुटने लगा। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति जवाब दे गई। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन सांप की जकड़न बहुत मजबूत थी। जब रुद्र को लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, तभी अचानक सांप ने अपना मुंह बंद किया और रुद्र की आंखों में गहराई से देखने लगा। करीब 2 मिनट तक सांप ने रुद्र की आंखों में ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रहा हो। वही उसकी इस हरकत रुद्र की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर और असहायता की छाया थी। तभी रुद्र खुद में बुदबुदाता है, अरे ओ नाग देवता, अगर मुझे खाना ही है तो एक बार में खाओ ना। यूं जिंदा रख कर टॉर्चर करने का मतलब है। रुद्र ने भले ही यह बात खुद में बुदबुदाते हुए बोली हो, पर शायद ये बात उसके मौजूद सांप को समझ आ गई थी। जिसके बाद उस सांप ने धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू किया। रुद्र ने महसूस किया कि उसकी जकड़न कम हो रही है और फिर उसने राहत की सांस ली। आखिरकार सांप ने रुद्र को आजाद कर दिया और एक जोर से फुफकारते हुए पीछे हट गया। सांप ने फिर से रुद्र की आंखों में देखा और उसके बाद वह एक छोटे से छेद के अंदर चला गया, जो गुफा की दीवार में था। वही नाग के जाते रुद्र जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, पर इस अचानक हुए घटना से शायद वो अभी तक उभर नहीं पाया था। इसी कारण से उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी रुद्र खुद में बुदबुदाता है, यह क्या था? उस नाग पहले मुझे मारने की कोशिश की और अब अचानक मुझे छोड़ दिया। उसके व्यवहार में ये बदलाव क्यों आया? लगता है वो नाग नहीं नागिन थी, और लगता है कि वो मेरे हैंडसम चेहरे को देख मुझसे इम्प्रेस्ड हो गई। शायद उसने मेरे अंदर कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसे मेरे साथ वैसा नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये संभव है कि सांप ने मेरी हिम्मत और मेरी जिजीविषा को देखा हो? या फिर शायद यहाँ कोई रहस्य छिपा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रुद्र अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अन्वी कहती है, ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, वरना कहीं वो नाग या नहीं वापस आ गई तो आपका जीना हराम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जलो नहीं मुझसे। रुद्र की इस बात को सुनते ही अन्वी अपने मुंह को फुलाकर दूरी और देखने लगती है। वही रुद्र अब सीरियस होकर ने गुफा के उस छेद को देखा जहां सांप गया था। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने अन्वी से कहा, अन्वी, मुझे इस गुफा और इस सांप के बारे में और जानकारी चाहिए। क्या तुम मेरे लिए यह पता लगा सकती हो? अन्वी ने उत्तर दिया, पापा, मुझे इस गुफा और सांप के बारे में जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता है। सावधान रहें। रुद्र ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और वह सोच रहा था, जो भी हो, मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा और यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। उसके बाद रुद्र आखिरकार एक गुफा के पूरे अंदर तक जाता है, पर उसे एक दीवार दिखती है, पर उस बार पिछले दरवाजे की कोई पत्थर या फिर कुछ और नहीं था। तब रुद्र अन्वी से पूछता है, अन्वी अब यहाँ से कहाँ? सामने की ओर। अन्वी की बात सुन रुद्र जैसे ही सामने पहुंचता है तो उसे वहां पर अब आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक दीवारों के, और ना ही उसे कुछ ऐसी चीजें दिख रही थी जिससे कि ये दीवार खुल सके। आखिर में रुद्र हार मानकर अन्वी की ओर देखते हुए उससे पूछता है, अन्वी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? रुद्र की बात सुन अन्वी उस दरवाजे को एनालाइज करने लगती है।
एनालाइज करने के बाद बाअम्बी रुद्र कहती है, अपने हाथ पर एक कट लगाए और सामने दीवार पर बने उस छोटे से छेद में अपने खून के बूंदों को डालिए। अन्वी की बात सुन रुद्र उस दीवार को जब ध्यान से देखता है तब उसे उसमें एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, जिसके बाद रुद्र अपने हाथ में छोटा सा कट लगाकर उस छेद में अपनी खून की कुछ बूंदों को डाल देता है और फिर दरवाजे से थोड़ा पीछे हट जाता है। पर दरवाजे में कोई हरकत नहीं हो रही थी और अब रुद्र के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। तभी अचानक रुद्र के सामने वाली गुफा की दीवार हिलती है और फिर वो दो टुकड़ों में होकर अलग हो जाती है। इस नज़ारे को देख रुद्र बुरी तरह से हैरान होता है। आखिर वो कौन लोग थे जो कि इस वीरान जंगली जानवरों से भरे आइलैंड पर उस तरह की गुफा बनाने का साहस किया, और इतना ही नहीं, आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो आई कहाँ से। रुद्र इन सब के बारे में सोचते सोचते जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती है। ये क्या है। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने आदमियों के साथ सोमालिया के जल सीमा को पार कर जाता है। क्रूज शिप पर खड़ा होकर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा, उनका चेहरा गंभीर और सजीव था। तभी रोहन ने गंभीरता से कहा, सभी लोग तैयार रहो। जब भी कोई समुद्री डाकू आए पहले उनसे आराम से बात करें। जब एक बार वे हमें अपने बेस पर ले जाएं, तभी हमला करेंगे। मेरे आदेश के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। तुम सब उसे एक किलिंग मिशन की तरह ही समझ सकते हो, लेकिन इस बार की किलिंग हर बार की किलिंग से अलग होगी, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ मारना ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर अपना डर बैठना है। क्या सबको मेरी बात समझ आ गई? यस सर, किलर स्क्वाड के सभी मेंबर्स के साथ कहते हैं। अपने आदेशों को स्पष्ट करते हुए रोहन ने अपने किलर स्क्वाड के आधे लोगों को छुपने का निर्देश दिया। ये लोग छुपकर किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, शिप के छुपे हुए हिस्सों में हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार। फिर रोहन ने अपने कुछ किलर स्क्वाड के लड़कों और लड़कियों को इशारा करते हुए कहा, तुम लोग खुद को रईस-ए-जादे के रूप में दिखाओ। ऐसा दिखना चाहिए कि हम एक सामान्य क्रूज ट्रिप पर हैं। अपने व्यवहार में कोई संदेह न आने दो। लड़कियों और लड़कों ने अपने कपड़े बदले और अपने आप को धनी और आरामदायक यात्रियों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने मस्ती करने का नाटक करना शुरू कर दिया, शिप पर घूमते हुए, हंसते बोलते हुए और समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हुए। रोहन ने अपने किलर स्क्वाड के प्रमुख अशोक को बुलाकर कहा, अशोक, ध्यान रहे, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अशोक ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी हालात में हम स्थिति को संभाल लेंगे। रोहन ने क्रूज शिप के डेक पर खड़े होकर समुद्र की ओर देखा, उसके मन में चिंता और दृढ़ता दोनों थी। उसने खुद से कहा, रुद्र, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगा। यह मिशन सिर्फ तुम्हें ढूंढने का नहीं है, बल्कि तुम्हें वापस लाने का भी है। शिप धीरे धीरे सोमालिया के जल सीमा में आगे बढ़ता गया और सभी की निगाहें समुद्र पर थीं, संभावित खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हर एक की धड़कनें तेज थीं और हर कोई अपने अपने तरीके से तैयार था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था जब अचानक से रोहन को एक सोमालिया पायरेट की बोट अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। रोहन ने दूरबीन से उस बोट की ओर देखा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं और चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से बुदबुदाया, आओ सालों आओ, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। कुछ ही देर में सोमालिया पायरेट की बोट क्रूज शिप के पास आ गई। बंदूकधारी पायरेट्स ने शिप पर छलांग लगाए और तुरंत ही अपने हथियारों के बल पर क्रूज शिप को अपने नियंत्रण में ले लिया। रोहन और उसकी टीम के लोग अपनी भूमिकाओं में थे, पूरी तरह से तैयार, लेकिन उन्हें भी फिलहाल पायरेट्स की बात माननी पड़ी। पायरेट्स का लीडर चिल्लाया, सभी घुटनों के बल बैठ जाओ, चुपचाप हमारी बात मानो, वरना गोली मार दी जाएगी। रोहन और उसके साथियों ने धीमे से घुटनों के बल बैठते हुए पायरेट्स की ओर देखा। उनकी नज़रों में आक्रोश था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। पायरेट्स के लीडर ने एक एक करके सबकी तलाशी ली और उनकी जेबों से सभी चीजें निकाल लीं। उसने रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने धीमे से जवाब दिया, हम यहाँ एक क्रूज ट्रिप पर हैं। हमारे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, हमें छोड़ दो। पायरेट्स के लीडर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे? हम जानते हैं कि तुम लोग अमीर हो और अमीरों के पास बहुत कुछ होता है।
रोहन की एक साथी, जो रईसजादे का अभिनय कर रही थी, ने डरते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जाने दो। पायरेट्स का एक और आदमी बोल उठा, चुप रहो, जो कहा गया है वही करो। रोहन ने अपने साथी को इशारे से शांत रहने के लिए कहा। उसने अपनी नज़रें पायरेट्स के लीडर पर टिका दी और धीरे से कहा, हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हम भी कोई आम लोग नहीं है। अगर यहाँ मौजूद किसी के भी शरीर पर एक खरोच भी आए, तो हम इसका बदला जरूरी लेंगे। रोहन की पायरेट्स के लीडर ने फिर से हंसी में कहा, तुम्हारे धमकी से हम नहीं डरते, और वैसे भी अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ किया, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे? रोहन से इतना कहने के बाद पायरेट का लीडर अपने आदमियों शिव के संचालक से कहता है, शिप को तुरंत गरसाड पोर्ट की ओर ले चलो। उस पायरेट लीडर की बात सुन रोहन ने दिल ही दिल में अपनी योजना पर विचार किया। उसने अपने किलर स्क्वाड को संकेत दिया कि वे तैयार रहें। पायरेट्स के लीडर की बातों से उसे पता था कि जल्द ही उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा। रोहन ने खुद से कहा, रुद्र, हम जल्द ही तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, बस सही समय का इंतजार है। पायरेट्स के बंदूकधारी लगातार चिल्लाते रहे और सभी को घुटनों के बल बैठने और चुपचाप उनकी बात मानने के लिए कह रहे थे। रोहन और उसकी टीम ने अपनी भूमिकाओं में रहते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके बाद लीडर अपने आदमियों से कहता है, पूरे क्रूज शिप की तलाशी लो, जो भी मिले उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जी बॉस। पायरेट के 30 लोगों में से 20 लोग तुरंत शिप की तलाशी पर निकल जाते हैं। वही 10 लोग डेक पर रखवाली कर रहे थे। पायरेट्स का लीडर अपने आदमियों से कहता है, पूरे क्रूज शिप की तलाशी लो, जो भी मिले उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जी बॉस। पायरेट्स के 30 आदमियों में से 20 लोग तुरंत शिप की तलाशी के लिए निकल जाते हैं, जबकि 10 लोग डेक पर रखवाली कर रहे थे। शिप के अंदर सारे सोमालियन पायरेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सभी अलग अलग रास्ता पर चल पड़ते हैं। पर अचानक से रोहन के आदमी एक पायरेट को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ एक सीक्रेट कमरे में ले जाते हैं, जहां पर किलर स्क्वाड के 20 लोग उसके आसपास भी आराम से बैठे उसे घूर रहे थे। उन लोगों को देख पायरेट डरते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन है? हम पायरेट है। अगर मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मेरे आदमी डेक पर मौजूद तुम्हारे सभी आदमियों को जान से मार देने। जैसे ही वो पायरेट अपनी बात खत्म करता है, किलर स्क्वाड का एक आदमी उठता है और एक जोर का चाटा उसके गाल पर रसीद कर दे देता है। चुप भईन के टके, अगर एक लफ्ज भी और निकलना न तो यही अंतिम संस्कार कर दूंगा। आखिर किलर स्क्वाड के लोगों ने एक पायरेट को क्या पकड़ा है? आखिर डर फैलाने से रोहन का क्या मतलब है? और आखिर रुद्र ने उस गुफा के दरवाजे के अंदर क्या देखा? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आरके पॉकेट एफएम चैनल। को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।